तो सुशांत के जाने के बाद क्यों वहां पर आज तक नहीं टिक पाया कोई भी किराएदार? पिछले किराएदार के साथ उस घर में ऐसा क्या हुआ था कि उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ? क्या सचमुच उस घर में अब भी भटक रही है सुशांत की आत्मा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आज हम एक खास विश्लेषण लेकर आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। ये विश्लेषण उन घरों के बारे में है जहां हत्या या आत्महत्याओं की कोई बड़ी हाई प्रोफाइल घटना होती है, और इन्हीं में से एक घर है मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का। आज से 3.5 साल पहले 14 जून 2020 को मुंबई के जिस फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, आज उस फ्लैट को ना तो कोई किराए पर लेना चाहता है और ना ही कोई खरीदने के लिए तैयार है। यानी सुशांत सिंह राजपूत के इस घर में कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत जब जिंदा थे तब उन्होंने अपने घर की ये शूटिंग की थी, और इन तस्वीरों में उन्होंने अपना घर दिखाया था कि उन्होंने कैसे बड़े प्यार से, बहुत क्रिएटिविटी के साथ अपना ये घर तैयार किया है। किस दीवार पर कौन सा पेंट किया है, रंगों का सिलेक्शन कैसे किया है, घर को किस तरह सजाया है, ये उन्होंने पूरे देश को बताया था। फिर इसी घर में, इसी सुंदर से शानदार घर में सुशांत की मौत हो गई, और तब से लेकर अब तक इस घर को किराए पर देने की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। इसका किराया भी कई बार कम किया गया है, डिस्काउंट पर इसे देने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी कोई भी परिवार इस घर में आकर रहना नहीं चाहता। और यहाँ बात सिर्फ इस घर की नहीं है, बात और भी घरों की है। कभी आपने सोचा है कि जिन घरों में हत्या या आत्महत्या की हाई प्रोफाइल वारदातें होती हैं, उन घरों का बाद में क्या होता है? आज हम आपको सुशांत का घर तो दिखाएंगे ही, बताएंगे कि सुशांत के घर में लोग रहना क्यों नहीं चाहते, लेकिन इसके साथ ही हम आपको नोएडा भी लेकर चलेंगे। नोएडा के जिस घर में आरुषि तलवार रहती थी और जहां पर आरुषि की हत्या हुई, उस घर का बाद में क्या हुआ। इसी तरह निठारी की जिस कोठी में लगभग 20 लोगों की हत्या हुई थी, 15 से 20 लोगों की, अब वहां कौन रहता है? और दिल्ली के बुराड़ी के उस मकान में जहां एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी, अब वहां कौन रहता है? हमने इन तमाम लोकेशंस को लेकर एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जिसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि जब किसी घर में ऐसी कोई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वारदात होती है तो बाद में उन घरों का क्या होता है। मुंबई की माउंट ब्लैंक सोसाइटी का ये वही घर है जहां 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुशांत की मौत के बाद से ये घर पहले पुलिस और फिर सीबीआई की निगरानी में था, लेकिन अब ये फ्लैट खाली पड़ा है और कोई भी यहाँ आकर रहना नहीं चाहता। हम इस वक्त आपको वही माउंट ब्लैंक सोसाइटी दिखा रहे हैं। इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे सुशांत सिंह राजपूत रहते थे। तब इसका किराया लगभग 4.5 लाख था, और ऐसी चर्चाएं थी कि ये घर रेंट पे जाने में या फिर किराए पर जाने में काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये घर कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया गया था, लेकिन बताया जाता है कि उस परिवार को यहाँ रहते हुए बेहद अजीबोगरीब अनुभव हुए। कई बार उन्हें लगता जैसे घर के किसी कोने से सिसकने की आवाजें आ रही हैं, तो कभी आधी रात में लगता कि हॉल में कोई चहलकदमी हो रही है। बताया जाता है इन्हीं सब बातों से परेशान होकर वो किराएदार ये घर छोड़कर भाग गया। जब वो किराएदार भी चला गया तो उसके बाद से नए किराएदार मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ये फ्लैट मुंबई के एक ऐसे इलाके में है जहाँ कई बड़े फिल्मी स्टार्स रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी कोई व्यक्ति या परिवार इस घर में किराए पर रहने के लिए तैयार ही नहीं, जहाँ सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। किसी भी घर में एक वास्तु की बहुत अहमियत होती है, और यदि उसमें कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाए या कोई आत्मघात हो जाए या कोई मर्डर हो जाए या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी होता है, तो उसके जो वाइब्रेशंस, नेगेटिविटी लोगों को एक फील होती है, और कोई भी समुदाय का इंसान जो वो उस घर को लेना चाहे या खरीदना चाहे या भाड़े पे जाना चाहे, तो वो एक बार उसको कतराएगा जरूर, क्योंकि उसको एक वास्तु की जो वाइब्रेशंस है उसको एक पीछे की ओर खींचेगी। इसका कोई हल मुझे तो जल्दी समझ में नहीं आता, और इसमें एक बहुत कठिनाई वाली बात होती है। जब तक वो बिल्डिंग टूट के या दूसरी कोई बिल्डिंग ना बने या वास्तु में बदलाव ना हो, तब तक तो बहुत डिफिकल्ट हो। दिल्ली के पास नोएडा के निठारी गांव की ये D5 कोठी है, जिसमें 2006 में निठारी कांड हुआ था, जिसमें इस कोठी से कई बच्चों समेत अन्य लोगों के नरकंकाल मिले थे। उसके बाद से ही इस कोठी का मालिक और उसका नौकर जेल में है। आज 17 साल बाद भी ये कोठी वीरान है, और लोग इसके आसपास से गुजरने से भी डरते हैं। जब मैं बैठ गया तो पूरा आदमी इधर आता है, कोई कोई यूट्यूब चैनल इधर आता है, बोले भाई ये इसमें क्या हुआ है। मैं बोला हम तो नया आया हूँ, क्या मालूम नहीं है। फिर वो बोला जो इसमें कोई कांड हुआ था, D5 है, बच्चे करने वाला केस हो गया। तो उसी टाइम में डर गया था।
डरने के बाद में बोला भाई इसमें बैठ गया तो कहाँ जाऊँ, तो मैं ये सब भगवान जी का फोटो भी लगा दिया। भूत बंगला है पीछे, तो सामने भगवान हनुमान जी का फोटो लगा दिया, तो डर नहीं है। अचानक एक आवाज आता था, तो मैं भी उस टाइम बाद में पता चला कि साला इसके अंदर कुछ है। तो बच्चा काटने वाला सीन जो सुना तो मैं डर गया था, तो इसके सामने में बैठ के सिलाई करना था। तो अभी तो इसे भगवान जी को मैं हनुमान जी को मानता हूँ, तो उसको लगा दिया, तो अब डर नहीं है। तो ये सब सुनकर आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में इन जगहों पर आत्माएं भटकती रह जाती हैं? क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा अजीब अनुभव हुआ है? यदि हाँ तो कमेंट में इसे लेकर आप भी अपना वो अनुभव जरूर शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जरूर जुड़ें। तो एक बार फिर सुशांत दिशा केस चर्चा में आ गए हैं। एक बार फिर दिशा केस की फाइल खुल चुकी है और एक बार फिर दिशा सुशांत के गुनहगार कांपने लग गए हैं, फड़फड़ाने लग गए हैं। जी हाँ, ये हम सब जानते हैं कि सुशांत दिशा केस में एक बहुत बड़े मंत्री का बेटा शामिल था, लेकिन तब महाराष्ट्र में जिस सरकार का राज था उसने किस तरह से इन दोनों ही केसेस को दबा दिया, ये भी हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब जब दिशा केस में नई एसआईटी आ गई है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा खतरे की तलवार जिस पर लटक रही है वो वही बड़े मंत्री का बेटा ही है। जी हाँ, लेकिन इस बार इस मंत्री के बेटे के बचाव में एक औरत मैदान में कूद पड़ी है, उसका बचाव करते हुए उस पर लग रहे सारे इल्जामों को नकारने के लिए। तो आखिर क्यों और कहां से इस केस में हो गई है इस औरत की एंट्री? कौन लगती है ये उस मंत्री के बेटे की, और क्यों इसे सामने आना पड़ा मंत्री के बेटे के बचाव में? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बने। तो ये तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार ने दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया है, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र की सियासत में गहमा गहमी का माहौल बन चुका है। पूर्व राज्य सरकार के सभी बड़े बड़े मंत्री घबराए बौखलाए नजर आ रहे हैं और जांच अधिकारी ने जब से ये ऐलान कर दिया है कि इस बार हर उस शख्स से पूछताछ होगी जिस पर जरा सा भी संदेह नजर आता है, तो ऐसे में सभी ये कयास लगा ही रहे थे कि शायद जांच अधिकारी का इशारा सीधे सीधे बेबी पेंगुइन की तरफ ही है। इसी बीच जब एक बार फिर नारायण राणे ने खुलकर आदित्य ठाकरे का नाम लेते हुए साफ साफ शब्दों में कहा कि दिशा सुशांत का मर्डर हुआ है और इस केस में सबसे बड़ा हाथ आदित्य ठाकरे का ही है और इस बार उसका जेल जाना तय है। तो अब नारायण राणे के इन आरोपों के बाद अचानक इस केस में एक औरत की एंट्री हो गई है जिसने खुलकर आदित्य ठाकरे का सपोर्ट किया है और इस पर लग रहे सभी आरोपों को खारिज करते हुए नकार दिया है। जी हाँ, दरअसल इस मामले में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने आदित्य ठाकरे का समर्थन किया है और कहा है, हमें नहीं लगता कि आदित्य ठाकरे ऐसा कुछ करेंगे। जब नारायण राणे के बयान पर उनसे सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा, मैं किसी के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगी, अगर उनके पास सबूत है तो उन्हें पेश करना चाहिए। शर्मिला ठाकरे ने आगे कहा, आदित्य ठाकरे एक साधारण लड़का है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। आदित्य सुबह उठकर भगवान का नाम लेता है। दिशा सालियान मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है, ये एसआईटी सब कुछ सामने लाएगी।